हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज जो है हम न्यूमेरिकल्स करेंगे फिजिक्स पार्ट 2 जो है क्लास 12 एनसीईआरटी का रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स का आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम 9.1 क्या बोल रहा है कि ए 2.5 सेंटीमीटर हाइट कैंडल है आपके पास में, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 centimeter. Then you need to find where the image will be formed. पहला चीज। दूसरा ये फाइंड आउट करना है what is the size and nature of the image according to the question. और तीसरा जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, तीसरा वाला जो फाइंड आउट करना है वो क्या है कि if the candle is moved closer to the mirror how would the screen have to be moved. ठीक है, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या चीजें गिवन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूंकि गिवन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमारा। देन व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो आप जानते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है r बाई 2, सो इट इज 36 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 18 सेंटीमीटर। ये आपका फोकल लेंथ हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि जो फोकस का जो पोजीशन होगा वो यहाँ पे होगा, जिसका जो डिस्टेंस है पोल से वो कितना है, आप मान सकते हैं कि 18 सेंटीमीटर ये हमारा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इमेज कहाँ पे बनेगा, देन यू नीड टू फाइंड आउट द इमेज। सो यूजिंग मिरर इक्वेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन क्या चीज है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। साइन कन्वेंशन में, यूजिंग साइन कन्वेंशन आपका गिवन क्या क्या चीजें हैं, जो आपका गिवन है वो क्या है, गिवन है u इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर एंड यू नीड टू फाइंड आउट v। यहाँ पे डायरेक्ट v के लिए आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होगा, इनफैक्ट 1/v इज इक्वल टू, मैं एक बार और एक स्टेप कर देता हूँ, 1/f माइनस 1/u, दैट मीन्स v इज इक्वल टू u माइनस f डिवाइडेड बाई uf, लेकिन 1/v होगा। सो v इज इक्वल टू क्या होगा, uf डिवाइडेड बाई u माइनस f, ये हमारे पास v के लिए फॉर्मूला आ गया। नाउ put the value of u and f using sign convention, what you will get, so v is equal to u की वैल्यू कितनी है, -27 and multiplied by -18 divided by what is u is equal to -27 and what about v is equal to focal length f is equal to -18। ये क्या आंसर हो जाएगा, 27 multiplied by 18 divided by -27 plus 18, that means equal to, in denominator it will be 9, 27 multiplied by 18 divided by -9, तो ये हो जाएगा 2 आपका, और ये हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बनेगा वो इमेज कहाँ पे बनेगा, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्चुअली वो इसी साइड में बनेगा हमारा इमेज, तो 54 सेंटीमीटर, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम बात करें इससे 2 गुने डिस्टेंस पे बनेगा। तो यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि जो हमारा इमेज का पोजीशन होगा दैट इज v इज इक्वल टू है हमारा 54 सेंटीमीटर। सो आपको स्क्रीन को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, यानी कि स्क्रीन को हमें यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा सो दैट यू विल गेट द शार्प इमेज। ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए वही है कि आप थोड़ा सा डायग्राम बना लेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रहेगा ना। दूसरा पूछ रहा है कि साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, दैट मीन्स इस साइज और नेचर ऑफ द इमेज को कैसे पता लगाते हैं, आप मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू ये होता है आपका इन केस ऑफ मिरर इट इज -v/u, इन केस ऑफ मिरर आपको याद रखना है। सो नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन व्हाट इज v इज इक्वल टू -54 और u क्या है, u आपके पास कितना है, ये है -27, राइट, सो इट इज इक्वल टू -2, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2। यहाँ से इनफैक्ट यहाँ से आपको 2 चीज़ें पता चल जाती हैं कि माइनस जो साइन रिप्रेजेंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपका वो रियल इमेज है, और ये आपका क्या है, ये इन्वर्टेड होगा, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। और ये जो मैग्नीट्यूड है इसका 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इमेज होगा वो आपका बड़ा होगा, बड़ा इन द सेंस कि 2 टाइम्स होगा, जितना भी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि h बाई
एच डैश बाई एच मतलब इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू -2 है। तो आप ये लिख सकते हैं कि इमेज हाइट कितना होगा, इमेज हाइट कितना होगा, सो एच डैश इज इक्वल टू जस्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्चुअली मैग्निफिकेशन है 2, तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट साइज कितना है 2.5 सेंटीमीटर, सो दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि ऑब्जेक्ट साइज आपका वो 2.5 सेंटीमीटर था, तो इमेज कितना हो जाएगा, इमेज उसका दोगुना दैट इज 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दूसरा क्या चीज़ है, निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो इमेज बनेगा वो इमेज हमारा कैसा होगा, वो इमेज हमारा इन्वर्टेड इमेज होगा। तो दूसरा वाला पार्ट क्या पूछ रहा है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को आप मिरर के क्लोज में लेके जाएं तब क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट को जब मिरर के क्लोज में लेके जाएंगे तो इसका मतलब फोकस की तरफ आप बढ़ रहे हो, तो जो इमेज होगा वो क्या होगा, इमेज जो है और दूर होता चला जाएगा। आपको पता है इमेज जो है और दूर होता चला जाएगा, फोकस पे पहुंचते ही आपका इमेज इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ऐसा यानी कि स्क्रीन को आपको पीछे लेकर के जाना होगा, यही है। तो ये स्क्रीन हैज टू बी मूव फर्दर फ्रॉम दिस पोजीशन, ओके, अवे फ्रॉम द मिरर। अभी यहाँ पे एक चीज़ और किया जा सकता है कि हम जो है जस्ट इमेज डायग्राम भी बना सकते हैं इसका। तो इमेज डायग्राम क्या है कि ये हमारे पास मिरर था, राइट। फिर उसके बाद से मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका यहाँ पे कहीं पे इसका फोकस होता, और ये बोल रहा है कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे जाएगा और आप यहाँ से कर सकते हो, एंड इट इज़ लाइक दिस। सो आपने इमेज यहाँ पे बना लिया। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये आपका 27 सेंटीमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो आपका कितना है 54 सेंटीमीटर। तो अब जैसे जैसे आप इसके क्लोज बढ़ते जाते हैं, आप जैसे जैसे इसके आगे बढ़ते जाएंगे, वो इमेज जो है आपका इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। प्रॉब्लम 9.2 क्या बोल रहा है कि ए 4.5 सेंटीमीटर needle is placed 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर हैविंग फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। आपने फिगर बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद से हमें क्या निकालना है, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। लोकेशन ऑफ द इमेज मतलब इमेज जहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो जहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो क्या चीज़ निकालना है, इसका मतलब हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, दैट इज v। फिर उसके बाद से मैग्निफिकेशन वो भी निकाला जा सकता है। फिर पूछ रहा है डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। नीडल को अगर मतलब जो है फर्दर मूव कराया जाए तो फिर उसके बाद से वो किधर जाएगा, मतलब जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है v कितना होगा, फिर उसके बाद से मैग्निफिकेशन कितना होगा, फिर उसके बाद से अगर इसको ऑब्जेक्ट को और इधर की तरफ मूव करें तो फिर उसके बाद से इमेज किधर मूव होगा, वही। तो नाउ यूजिंग मिरर इक्वेशन, फिर से हम यही मिरर इक्वेशन अप्लाई करेंगे। मिरर इक्वेशन क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है मिरर इक्वेशन। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज v। सो अभी हमने किया है कि जो 1/v होगा 1/f माइनस 1/u, दिस इंप्लाइज वी कैन राइट u माइनस f अपॉन uf, बट इट इज 1/v, सो v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f, ये हो गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एक बात यहाँ पे करें कि v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f, ये हमारा अगर हो गया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज v। सो v यूजिंग नाउ व्हाट इज गिवन u इज इक्वल टू ये आपका 12 सेंटीमीटर, दैट इज साइन कन्वेंशन में -12 होगा। फोकल लेंथ f इज इक्वल टू एक्चुअली ये प्लस 15 सेंटीमीटर होगा क्योंकि आपका कॉन्वेक्स है, यहाँ पे आपका फोकस होगा इसका। अभी हमें v निकालना है, सो v इज इक्वल टू u की वैल्यू -12 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई u। सो व्हाट इज u, u इज इक्वल टू -12 माइनस ये हो जाएगा आपका 15, राइट। सो नाउ व्हाट इज दैट, सो इट इज -12 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई व्हाट इज दिस 27, सो विथ नेगेटिव साइन, राइट। कितना हो जाएगा ये, तो ये जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3, राइट, 20 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा। और इनफैक्ट ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो और ये कितना होगा 6.67 सेंटीमीटर।
तो ये हमारा आंसर आया, वो भी प्लस आप देख सकते हैं, यानी कि जो इमेज बनेगा वो आपका इमेज यहाँ पे बनता है। तो इमेज का जो लोकेशन है वो 6.6 सेंटीमीटर है। मतलब कहाँ पे है इमेज का लोकेशन, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि ये 15 है, तो आपका 7, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका इमेज का जो पोजीशन होगा यहाँ पे कहीं पे होगा, राइट, यहाँ पे कहीं पे इमेज का पोजीशन होगा। ओके, नाउ व्हाट इज दिस मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन क्या होगा, m इज इक्वल टू आपका होता है -v/u। नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, -v इज इक्वल टू प्लस 6.67। I mean I can also write 20 divided by 3 and then what is u, so u is equal to 1 upon ये -12 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0.6 विच इज लेस देन 1, और वो भी आप देख सकते हैं प्लस में, यानी कि जो इमेज का नेचर होगा वो इरेक्ट होगा। तो जो नेचर होगा इमेज का वो क्या होगा, नेचर जो इमेज का होगा वो हमारा इरेक्ट होगा। तो नेचर ऑफ द इमेज इज इरेक्ट। और ये मैग्निफिकेशन 1 से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, ठीक है। 1 से कम है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब ये हुआ कि आपका इमेज जो होगा वो छोटा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब इस चीज़ को इवन आप वेरीफाई भी कर सकते हो, दोनों ही चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो सही है या नहीं है, अगर आपको रे डायग्राम पता है तो जैसे यहाँ पर ही अगर हम देखें कि इसी रे डायग्राम में अगर हम कंसिडर करें, मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं कि आपका जो इमेज अब ऑब्जेक्ट है वो है 4.5 सेंटीमीटर का, और फोकल लेंथ आपका कहीं पे है, चलिए देखते हैं। अभी ये हमारा कॉन्वेक्स है, ये हमारा कॉन्वेक्स है। नाउ रे डायग्राम बना सकते हैं आप, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये लाइट इंसिडेंट हुआ, यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और वो नॉर्मल जो है आपका कहाँ से होकर के जाएगा, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगा। नाउ उसके बाद से इसको, यानी कि चूंकि ये रिफ्लेक्शन है, सो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये चूंकि पैरेलल है, इसका मतलब ये इधर जा रहा है। अब इसको हम पीछे अगर लेकर के जाएं, मान लेते हैं पीछे अगर हम लेकर के जाते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करेगा एक्चुअली वो फोकस हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करेगा वो हमारा फोकस हो जाएगा। तो फोकस हमारा इतना हुआ। ऑफ कोर्स फोकस, और आप जानते हैं चूंकि फोकल लेंथ दिया भी है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया है वो 15 सेंटीमीटर है ऑलरेडी गिवन। मुझे निकालना है कि एक्चुअली इमेज कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखें, अब एक चीज कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में अगर एक कंसीडर करें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में एक रे अगर जाए, तो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में ये रे गया, थोड़ा इधर होना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में ये रे मान लेते हैं जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में अगर रे जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। इसका मतलब ये जो पाथ होगा रिट्रेस होगा वापस से यहाँ। अब हमारा दो एक रिफ्लेक्टिंग रे है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, इन दोनों को अगर हम पीछे मिलाए तो यहाँ पर कट किया और यहाँ पे कट किया, तो आपका जो इमेज बनेगा वो इमेज आपका यहाँ पे बनेगा। सो दिस इज द इमेज एक्चुअली, सो दिस इज द इमेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमारा इमेज। और आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट साइज जितना भी है, कितना था यहाँ पे ऑब्जेक्ट साइज 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो इमेज है वो उससे छोटा है, ठीक है। तो इमेज जो साइज होगा वो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, तो 2.7 सेंटीमीटर मतलब जो है वो इमेज की साइज होगी। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा सीधा इमेज है, इरेक्ट इमेज है, ठीक है, ये ऐसा होगा। नाउ दूसरा चीज ये बोल रहा है कि अगर इसको हम मान लेते हैं कि अवे फ्रॉम मिरर लेकर के जाएं तब क्या होगा। देखिए अवे फ्रॉम मिरर अगर आप लेकर के जाते हो, आप देख सकते हो कि जब अवे फ्रॉम मिरर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे इस रे में कोई चेंजेस नहीं होगा, इस वाले रे में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे इसको आप इधर लेकर के जाओगे, हमारा क्या होगा, हमारा ये
इससे यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जो लाइन जाएगी, एक्चुअली वो एंगल हमारा धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब ये एंगल हमारा धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को लेकर के गए, फिर उसके बाद से सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, फिर उसके बाद से इसको यहाँ पे आपको मिलाना पड़ेगा। तो सोचिए कि यहाँ पे आपको कट किया तो इमेज आपका यहाँ पे बना। ये इमेज पहले वाले इमेज से छोटा है कि नहीं? तो इमेज जो है आपका इरेक्ट, इमेज के नेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन आपका जो इमेज होगा वो उसका साइज छोटा होता जाएगा पहली चीज, और वो किधर शिफ्ट कर रहा है, वो आपका फोकस की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। लेकिन इसको कितना भी आप इधर कर लें, इसको आप कितना भी इधर लेकर के जाएं, लेकिन वो फोकस तक ही रहेगा, फोकस के बियॉन्ड नहीं जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि इन्फिनिटी पे वो फोकस पे बनेगा जस्ट। क्वेश्चन नंबर 9.3 अगर आप देखें तो पूछ रहा है कि इसमें दिया हुआ है ए टैंक इज फिल्ड विथ वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33, ये गिवन है। अप टू द हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पानी को हमने भर के रखा है वो कितना है? 12.5 सेंटीमीटर। The apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। मतलब ओके, निडल की जगह पे एक कॉइन आप ले लो, इस कॉइन को मैंने यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, और इसको जब हम ऊपर से माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो इसका जो हाइट हमें दिख रहा है, जो अपरेंट हाइट, वो कितना है? 9.4 सेंटीमीटर। तो ऑलमोस्ट अपरेंट हाइट मतलब जो है इसका यहाँ पे। और अब ऐसा होता भी है, आप जो है मान लेते हैं एक खाली ग्लास ले लें और उसके अंदर जो है एक कोई छोटा सा मतलब जो है कोई पार्टिकल डाल दें या कॉइन डाल दें, फिर उसके ऊपर से अगर आप पानी डाल दिया उस पर और आप ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि वो जो है सिक्का जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। तो दैट इज द अपरेंट हाइट। वही अपरेंट हाइट बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है इसका, कि अपरेंट हाइट एक्चुअली 9.4 सेंटीमीटर ये हमें दिख रहा है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि जब हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं तो ये जनरली कुछ यूं करके आते हैं ये, और ये ऑलमोस्ट इधर से और ये हमारा कुछ इधर से, तो ये ऐसा होता है आपका ये अपरेंट हाइट का जो कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। यहाँ से रे जाती है, फिर आपका चूंकि ये क्या है, ये हमारा डेंसर है, ये रेरर है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल इधर जाएगा और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल इधर, और इसको हम दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे मैच करता है। सो दिस इज द बेसिकली अपरेंट पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो फिर उसके बाद से ये पूछ रहे हैं कि गिवन ये नहीं है, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर निकालना है एक्चुअली। सो फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। सो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। दूसरा ये बोल रहा है कि व्हाट इज द if the water is replaced by a liquid of refractive index 1.63 up to the same height, by what distance would the microscope have to be moved to focus the coin again, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करना है कि हमें ये जो वाटर है पहले उसका हमें निकालना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो मेरे ख्याल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए डायरेक्ट फार्मूला हमको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, मान लेते हैं डब्ल्यू हमें निकालना है, और ऑफ कोर्स जो सेकंड वाला मीडियम है वो एयर ही है जहाँ पे माइक्रोस्कोप रखा हुआ है। तो ए म्यू जी इज इक्वल टू व्हाट इट इज रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ये हमारा होता है। तो रियल डेप्थ कितना है जहां पे निडल रखा हुआ है, तो ये जो है आपका 12.5 सेंटीमीटर, ये आपका रियल डेप्थ है, इसके बॉटम पे रखा हुआ है। तो 12.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 9.4 सेंटीमीटर, और ये होगा ए म्यू डब्ल्यू, और इसकी जो वैल्यू आएगी एक्चुअली ये वैल्यू आती है 1.33, क्योंकि ये लिक्विड एक्चुअली वाटर ही है, तो 1.33 आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसको करके, तो 1.33 ये आपका लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं इट इज़ 4/3, ये हमारा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका। दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर इसको किसी एक दूसरे लिक्विड से अगर हम जस्ट एक्सचेंज कर दें तो फिर उसके बाद से ये जो अपरेंट हाइट होगा वो कैसा चेंज हो जाएगा, और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कि म्यू एल इज इक्वल टू 1.67, ये दिया हुआ है शायद, तो आई थिंक ये 1.67 नहीं है, ये आपका 1.63 लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.63
ओके, नाउ व्हाट विल बी द अपरेंट डेप्थ। तो इस केस में जस्ट अपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, अब मान लेते हैं कि जो अपरेंट डेप्थ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो अपरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू व्हाट, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय व्हाट, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियल डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ इनफैक्ट वो 12.5 सेंटीमीटर है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली 1.63 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो अपरेंट डेप्थ की वैल्यू आती है, मान लेते हैं कि जो अपरेंट डेप्थ है वो अपरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या आती है, मान लेते हैं अपरेंट डेप्थ तो अपरेंट डेप्थ की वैल्यू आती है, कितना आता है यार, भूल गया। तो जो अपरेंट डेप्थ की वैल्यू आती है वो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट इसके बराबर आता है कि 7.67 सेंटीमीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो अपरेंट डेप्थ की जो वैल्यू आती है ऑलमोस्ट जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपरेंट डेप्थ की जो वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 7.7 सेंटीमीटर के आसपास आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा अपरेंट डेप्थ हो गया। अभी आप देखें कि पहले जो है वो आपका अपरेंट डेप्थ जो था वो कितना था, वो 9.4 सेंटीमीटर। अभी जो अपरेंट डेप्थ है वो कितना है, वो आपका 7.7, मतलब आपका यहाँ पे अभी इमेज चला गया है 7.7 सेंटीमीटर पे। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, मान लेते हैं 7.7 सेंटीमीटर, ये अपरेंट डेप्थ हो गया। तो जब यानी कि अब आपका जो इमेज बनेगा वो यहाँ ना बन करके एक्चुअली वो यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब माइक्रोस्कोप को भी आपको फिर से मूव करना पड़ेगा। तो कितना मूव करना पड़ेगा, तो इनफैक्ट आपको माइक्रोस्कोप को इसी डिस्टेंस के बराबर मूव करना पड़ेगा। दैट मीन्स माइक्रोस्कोप को कितना मूव करना पड़ेगा, तो जो एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप में, वो देखिए पहले आपका जब यहाँ पे इमेज बना था तो आपका माइक्रोस्कोप का पोजीशन ये था, लेकिन अब इमेज अगर ऊपर चला गया है, इसका मतलब माइक्रोस्कोप को भी आपको थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इस डिस्टेंस को आपको हमेशा फिक्स रखना है। तो इसको जितना आपने ऊपर लेकर गए, क्योंकि अपरेंट डेप्थ अभी जो है आपका कम हो गया है 7.7, यानी कि इमेज जो है और ऊपर चला गया है, तो हम क्या करेंगे कि इस माइक्रोस्कोप को भी थोड़ा सा ऊपर कर देंगे सो दैट द डिस्टेंस विल बी सेम। तो यहाँ पे कितना लेके जाना पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा ऊपर में, वो होगा 9.4 सेंटीमीटर, 9.4 माइनस 7.7, राइट। तो कितना मूव करना पड़ेगा, इट इज 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप को भी आपको ऊपर में लेके जाना पड़ेगा 1.7 सेंटीमीटर। ओके, सो प्रॉब्लम 9.4 हम देखते हैं। तो प्रॉब्लम 9.4 में क्या है कि यहाँ पे देखें आप, तीन फिगर है, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे लाइट जो है वो एयर से ग्लास के अंदर जा रहा है, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद से यहाँ से लाइट जो है एयर से वाटर के अंदर आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है। फिर उसके बाद से यहाँ से थर्ड वाले फिगर में अगर देखें तो लाइट जो है वाटर से ग्लास के अंदर जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है थर्ड वाले फिगर में। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द थर्ड फिगर। ओके, और यहाँ पे हमें ना तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, ना तो इनफैक्ट वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। ये आपका अगर आप प्रॉब्लम देखें तो वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो अभी देखें यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि मान लेते हैं कि ये आपका जो है हमारा फिगर 1 है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं दिस इज फिगर 2 एंड दिस वन इज फिगर 3, ये हमारा है। सो यहाँ पे अगर इसका हम सोल्यूशन लें तो किस तरीके से हम काम करेंगे, यहाँ पे देखिए जस्ट स्नेल्स लॉ। So from figure 1 using
यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अगर हम बात करें तो क्या है, चूंकि एयर से ग्लास के अंदर जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर लेट अस कंसीडर म्यू ए है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है मान लेते हैं। तो एयर से ग्लास में जा रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 35। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू ए इंटू साइन आई इज इक्वल टू, ये दूसरे के अंदर जा रहा है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, और ये हो जाएगा आपका साइन आर, ये होगा स्नेल्स लॉ। म्यू ए और यहाँ पे आपका क्या है साइन आई, साइन आई की वैल्यू क्या है साइन 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू म्यू जी, और साइन आर की यहाँ पे क्या वैल्यू है 35 डिग्री, ये वैल्यू होगी। ठीक है, यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज दिस म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए, म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 35 डिग्री, ये हमें मिल गया। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 आपका है। फिगर 2 से अगर आप बात करें तो यहाँ से आपका एयर से वाटर के अंदर जा रहा है, यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यू ए इंटू साइन 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आपका 47 डिग्री, ये म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, जस्ट दिस इज द स्नेल्स लॉ। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट इज दिस म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू ए दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 47 डिग्री, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट अबाउट फ्रॉम द थर्ड फिगर, थर्ड फिगर से क्या होगा, ये आपका फिगर 2 है, फ्रॉम मान लेते हैं फिगर 3। फिगर 3 में क्या होगा, आपका वाटर से ग्लास के अंदर लाइट जा रहा है, जस्ट स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए, म्यू डब्ल्यू इंटू साइन 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू जी इंटू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, राइट। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट इज दिस साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई म्यू जी इंटू साइन 45 डिग्री, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जस्ट इसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 आप ले सकते हैं। साइन आर इज इक्वल टू जस्ट म्यू जी को हम इधर ट्रांसफर कर दिए, तो म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू जी इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। अच्छा, जस्ट एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि आप स्नेल्स लॉ कैसे लिखते हैं, काफी आसानी से आप लिख सकते हो। मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आपका म्यू 1 है, ये आपका म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो सबसे पहले आप ये मीडियम 1 ले लें, ये मीडियम 2 ले लें, ठीक है। तो मीडियम 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, इट इज म्यू 1 साइन आई, यानी कि ये फर्स्ट मीडियम के लिए हो गया म्यू 1 साइन आई, जो कि फर्स्ट मीडियम में है। अब दूसरे मीडियम में भी आपको यही चीज लिख देना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो साइन और ये एंगल, तो ये आपका मीडियम 2 के लिए, मीडियम 1 इज इक्वल टू मीडियम 2 टाइप का, ये स्नेल्स लॉ है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ से साइन आर की वैल्यू निकाल लिया म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी, और यह आपका साइन 45 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी फ्रॉम दीज टू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखें कि कैसे किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपका हमें क्या निकालना है कि यस, मान लेते हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इसको आप कंसीडर करो। इसको भी मैं रेड कर देता हूँ थोड़ा सा, मतलब जो है ऊपर चूंकि ब्लैक है, इससे डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 क्या होगा, म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्चुअली साइन होगा साइन 47 डिग्री, ये होगा आपका साइन 47 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 35 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा, साइन 60 से साइन 60 कैंसिल और ये ऊपर चला जाएगा, साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 47 डिग्री हो जाएगा। इवन म्यू ए से म्यू ए कैंसिल, सो यू विल गेट म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू जी इज इक्वल टू साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 47 डिग्री आ गया। अभी आप देखें साइन म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी की वैल्यू यहाँ से जस्ट पुट कर दें, साइन आर की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ये इक्वेशन नंबर आप 4 कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ से आप बात करें फ्रॉम इक्वेशन 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या लिख सकते हैं, साइन आर इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी दैट इज इक्वल टू साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 47 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 45
और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 47 डिग्री। ओके, अब चूंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हमें निकालना है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो जाएगा R इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये होगा 1/√2 साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 47 डिग्री। अगर आपने एग्जाम में इतना लिख दिया आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि अगर देखिए अगर वैल्यू नहीं दी गई है तब साइन 35 डिग्री की वैल्यू आपको पता नहीं भी हो सकता है, साइन 47 डिग्री का भी वैल्यू पता नहीं हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि साइन, अब क्या करेंगे, चूंकि हमने तो एंगल निकाला नहीं, एंगल की वैल्यू एक्चुअली हम चाह रहे थे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप साइन 35 डिग्री का वैल्यू आपको पता हो। तो जनरली क्या होता है, साइन 35 डिग्री का वैल्यू या ये जो वैल्यूज हैं साइन 47 डिग्री का, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट आई मीन प्रेजेंट सिचुएशन, एक्चुअली बुक में अगर आप देखें तो वहां पे ऐसा कुछ भी वैल्यू नहीं दी गई है कि साइन 35 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 47 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो आप जो है क्या करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, तो प्रॉब्लम 9.5 देखें, वो ये ऐसा बोल रहा है कि एक टैंक है जिसके अंदर 80 सेंटीमीटर वाटर फिल्ड हुआ है। टैंक के अंदर में आपने एक बल्ब रखा है, बल्ब को एक पॉइंट सोर्स आप मान लीजिए। फिर उसके बाद से बोल रहा है कि इस बल्ब से जो लाइट ऊपर निकलेगी वो कितने एरिया तक एक्चुअली लाइट निकल जाएगी, ये पूछ रहा है हमसे। तो इसमें जो है जो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट होगा एक्चुअली वो TIR का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट होगा। आपने पढ़ा होगा, मेरा और भी वीडियो है TIR पे, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होगा कि बल्ब जो है, जैसे मान लेते हैं यहाँ तक वाटर आपने फिल किया है, बल्ब यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर लेस देन IC हुआ, क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ, तब क्या होगा, और इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब क्या होगा। यही चीजें हमें सोचना है, यहां से आंसर आपको मिल जाएगा। तो हमें यह देखना है कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन IC, तो क्या लाइट बाहर निकलेगी, वही हमें निकालना है कि कितने एरिया तक लाइट बाहर निकल जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तब क्या होगा। तो यहां से जो लाइट जा रही है, चूंकि ये आपका वाटर है और वाटर जो है हमारा ये डेंसर है, और ऊपर में आपका ये रेयर मीडियम है जो कि एयर है। अब लेट अस कंसीडर, चूंकि ये एक नॉर्मल आप बना सकते हैं, मान लेते हैं यहां से हमने एक नॉर्मल बना दिया। अब देखिए यहां पे मान लेते हैं कि लाइट हमारी निकली, यहां से निकली, मान लेते हैं कि हमने क्या किया, यहां से लाइट जो है, लेट अस कंसीडर कि लाइट हमने यहां से निकाला। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसके लिए, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर उसके बाद से और देखिए लाइट ऐसे निकल करके इधर मान लेते हैं यहां तक जा रहा है आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। फिर उसके बाद से यहां हो सकता है ये। अब एक काम करें, अगर आप देखें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस धीरे धीरे एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, लेट अस कंसीडर दिस इज द क्रिटिकल एंगल, मान लेते हैं कि ये हमारा क्रिटिकल एंगल है। तो यहां पे होगा क्या, इसका मतलब यहां से नीचे जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मिला, चाहे इस पॉइंट पे, 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 इस पे, जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मिलेगा, सारा का सारा I इज लेस देन IC होगा, ठीक है। I इज लेस देन IC में क्या होगा, ये रे चूंकि डेंसर है, ये रेयर है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी जो है हमारा इस तरीके से चला जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि यानी कि ये जो रे होगा वो बाहर चला जाएगा, यानी कि वो रे आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो रे है वो बाहर जा रहा है, हमको वही एरिया चाहिए जहां से रेस निकल रही है। IC पे क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा बेस के, लेकिन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन IC, तब क्या होगा। तो देखें अगर यहाँ पे ये इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट अस कंसीडर कि ये जो एंगल है वो एंगल आपका ग्रेटर देन IC है, तब क्या होगा, ये रे जो है लाइट TIR होगा, और TIR होगा तो टोटल जो रे होगा वो अंदर की तरफ चली आएगी। इसका मतलब हमें कौन सा एंगल लेना होगा, हमें I इज लेस देन और इक्वल टू IC एंगल लेना होगा, क्योंकि इसमें जितने भी लाइट पड़ेंगे इसके अंदर, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन और इक्वल टू IC, उसी केस में हमारा जो लाइट होगा वो बाहर निकलेगा, और व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन IC, तो वो रे क्या होगा, वापस उसी मीडियम में लौट के आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमें ये डिस्टेंस अगर निकालना है, सो दिस डिस्टेंस विल बी द रेडियस हो जाएगा। और अगर ये मान लेते हैं कि रेडियस मान लेते हैं R है, इसका मतलब पाई R स्क्वायर हम ले लेंगे, तो इसका एरिया निकल जाएगा। एक्चुअली इसको जब आप सामने से देखेंगे तो एक आपका डिस्क टाइप का दिखाई देगा,
कि उसके अंदर से वो रे निकल रही है, ठीक है। यानी कि किनारे पे, यानी कि इसके पेरीमीटर पे आप देखेंगे कि वहां पे जो एंगल बनेगा एक्चुअली वही एंगल आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम जो है यहां से हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहां पे मान लेते हैं कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, इसका मतलब हमें यही फाइंड आउट करना है कि ये जो है लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस इज r। सो यहां से हमने एक सर्कल बना दिया और इसी का हमें एरिया निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? तो एरिया निकालना है टू फाइंड दिस एरिया दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यही हमें मतलब जो है फाइंड आउट करना है और r की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो हाउ डू वी फाइंड इट आउट? अब देखें, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो इसका मतलब ये होगा, आई मीन दिस इज द क्रिटिकल एंगल, सो दिस इज आल्सो IC, ये भी IC के बराबर होगा कि नहीं होगा? हमें ये R फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इवन इसमें ये चूंकि एयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1 मान सकते हैं। यहाँ पे आपका वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। सो नाउ अगर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करें या क्रिटिकल एंगल के लिए एक फॉर्मूला डायरेक्ट आपके पास होता है कि sin IC इज इक्वल टू 1/μ के बराबर होता है। इनफैक्ट वो भी जो फॉर्मूला है वो आपका स्नेल्स लॉ से ही आता है। तो इसमें अगर हम अप्लाई करें कि यूजिंग, ठीक है, चलिए स्नेल्स लॉ से ही अप्लाई करते हैं। लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, इसका मतलब μw sin IC इज इक्वल टू μA sin R। और यहाँ पे इन केस ऑफ क्रिटिकल एंगल व्हेन I इज इक्वल टू IC दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्राइटेरिया होता है क्रिटिकल एंगल का। तो R की वैल्यू कितनी यहाँ पे होगी? 90 डिग्री, और 90 sin 90 की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे जो sin IC होगा वो किसके बराबर होगा? μA अपॉन μW के बराबर होगा। ये कि 1 हो गई। इसका मतलब एयर का अगर आप 1 मान लें और μW को आप म्यू ही रहने दें तो ये आपका म्यू हो गया। दैट इज sin IC इज इक्वल टू 1/μ। ये फॉर्मूला आपको पता ही है। म्यू इज इक्वल टू है 1.33, तो इसको हम 1.33 लिख दें। और 1.33 को एक्चुअली वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका 4/3 दैट इज 1.33 आता है। इसको आप 4/3 भी लिख सकते हैं। तो 1/4/3 दैट इज इक्वल टू 3/4। ये आपका आ गया कि sin IC इज इक्वल टू 3/4। ये वैल्यू आपको मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर इज लाइक दिस। सो परपेंडिकुलर ये मिल गया और हाइपोटेनस ये मिल गया, जो कि उसका रेशियो जो है वो 3/4 के बराबर है, ठीक। ये आपका मिल गया। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 3 मतलब परपेंडिकुलर इज बेसिकली 3x एंड हाइपोटेनस इज बेसिकली 4x, ऐसा टाइप का। यहाँ से यहाँ तक का जो आपका हाइट है वो 80 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड आउट करना है R, और ये एंगल आपका दिया हुआ है। तो ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये आपका बेस हुआ। सो हम अप्लाई कर सकते हैं। देन व्हाट इज tan थीटा, दैट इज tan IC दैट इज इक्वल टू R बाई दैट 80 सेंटीमीटर, ऐसा हो जाएगा आपका। इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि sin IC डिवाइडेड बाई cos IC and that will be equal to R upon 80 सेंटीमीटर दैट इज 0.80 मीटर। ये हो गया हमारा। sin IC आपको पता है कि 3/4 है, तो cos IC क्या होगा? यहाँ से इनफैक्ट इसी से आप cos IC भी निकाल सकते हैं। तो cos IC क्या हो जाएगा? cos IC जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर IC, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 9/16 दैट इज इक्वल टू व्हाट एंड ये कितना हो जाएगा? तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 अंडर रूट में अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा आ गया कि जो cos IC है उसकी वैल्यू sin IC अपॉन cos IC। तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट करें तो sin IC की जो वैल्यू है वो है आपका 3/4 और cos IC की जो वैल्यू है वो कितना है? अंडर रूट 7/4। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7/4 दैट इज इक्वल टू R अपॉन 0.8। एक्चुअली 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। सो R इज इक्वल टू कितना आएगा? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं R की वैल्यू कितनी आएगी? R अपॉन 0.8 एक बार लिख सकते हैं। R अपॉन 0.8 दैट इज इक्वल टू 3/√7 के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू 3 × 0.8 मल्टीप्लाइड बाई √7। ये वैल्यू आ गई। अगर आपका R की वैल्यू निकल गया तो कितने एरिया से होकर के लाइट पास करेगी? सो द एरिया
रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, मान लेते हैं ए है, सो इट विल बी पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज 3.14 और ये आपका आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 3 × 0.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई √7 स्क्वायर, दैट मीन्स 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे आप लिख सकते हैं, जस्ट 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 9 × 0.64 डिवाइडेड बाई 7 और इसकी वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 2.7 मीटर स्क्वायर के आसपास इसकी वैल्यू आती है। जैसे इसको फाइंड आउट कर लेना है। प्रॉब्लम 9.6 दिया हुआ है कि एक आपका प्रिज्म है, ये प्रिज्म आपका दिया हुआ है, ये एयर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका प्रिज्म एयर के अंदर रखा हुआ है। तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है इस प्रिज्म के केस में 40 डिग्री हमें मिलता है। तो जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा, इसका मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो एक्चुअली बेस के पैरेलल हो जाती है, रिफ्रैक्टेड रे बिकम पैरेलल टू द बेस। तो हमने ये तो हमने ये चीज़ यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो रे डायग्राम है, यहाँ पे डेल्टा एम दैट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 40 डिग्री और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। एक्चुअली रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म का मतलब होता है कि ये आपका प्रिज्म एंगल दैट इज ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म मीन्स बेसिकली एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज गिवन विच इज ए। ओके, नाउ क्या हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म हमें फाइंड आउट करना है कि प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है कि इवन स्ट्रेंस लॉ से वो फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है कि जो रिफ्रैक्शन यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म, यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है वो है आपका म्यू ए म्यू जी, चूंकि ये आपका एयर के अंदर रखा हुआ है, ए म्यू जी मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ये आपको पता हुआ है। अब गिवन क्या क्या है, ऑफ कोर्स गिवन जो है वो है एंगल ऑफ प्रिज्म या एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म दैट इज 60 डिग्री, ये गिवन है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये गिवन है। जस्ट यहाँ पे पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। सो ए म्यू जी दैट इज इक्वल टू व्हाट, it is sin A that is 60 degree plus 40 degree divided by 2 divided by sin 60 degree divided by 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40 100 बाई 2 50 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाई 1/2 दैट इज 2 साइन 50 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे बात आ जाती है कि फिर साइन 50 की वैल्यू कैसे पता है। अगर आपको नहीं पता है तो यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता है या इनफैक्ट दिया हुआ है कि साइन 50 डिग्री का वैल्यू क्या है, फिर आप उसको पुट करिए, वहाँ पे आंसर हम निकाल सकते हैं। तो अगर नहीं पता है तो आप इतना लिख सकते हैं कि ए म्यू जी इज इक्वल टू 2 साइन 50 डिग्री, यही आपका वैल्यू है उसका। ठीक है, ये इसका। लेकिन अगर आपको पता है कि साइन 50 डिग्री का वैल्यू क्या है, वो वैल्यू पुट करेंगे और ये फिर उसके बाद से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद से प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। और चूंकि ये प्रिज्म जो है वो आपका ग्लास से ही बना हुआ है, तो ऑलमोस्ट ये जो है 1.5 के ही आसपास आना चाहिए था, मतलब आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको पता नहीं है कि साइन 50 डिग्री का जो वैल्यू है, आप इतना ही रहने दें, आंसर करेक्ट है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तब। अब दूसरे में ऐसा बोल रहा है कि अगर हम इस चीज़ को, अगर हम इसी को प्रिज्म को वाटर के अंदर रख दें तो फिर उसके बाद से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना होगा। यानी कि अगर इसी प्रिज्म को इस बार क्या किया गया है, वाटर के अंदर प्लेस कर दिया गया है, तो फिर पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इस केस में क्या हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अब रिफ्रैक्टिंग एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली प्रिज्म का जो आपका एक्सटर्नल शेप है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वाटर के अंदर डालने से, आपका ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चेंज हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैसे चेंज होगा।
तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इसलिए चेंज होगा क्योंकि इस मटेरियल की ये जो प्रिज्म है उसका जो सराउंडिंग मीडियम है एक्चुअली वो चेंज हो गया। अभी एयर था पहले ये जो है आपका एयर था, अब क्या हो जाएगा, वाटर हो गया है। तो वाटर हो जाने की वजह से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया है, जिसकी वजह से ये डेल्टा एम चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अब लाइट जो है वो कहाँ से जा रही है, वाटर से ग्लास के अंदर जा रही है। तो डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू यहाँ पे होगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, ये हो जाएगा। और वाटर का इनफैक्ट दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो यहाँ पे अब देखें कि यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, इनफैक्ट ये म्यू जी की वैल्यू है एयर के रिस्पेक्ट में, इसको आप म्यू जी भी कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 साइन 50 डिग्री। तो इसको आप लिख दीजिए 2 साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाई म्यू जी की वैल्यू आपका 4/3 आप लिख सकते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम आपको फाइंड आउट करना है। इस केस में मान लेते हैं डेल्टा एम डैश है डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री एंड साइन 30 की वैल्यू अगेन 1/2, ये आपका 2 हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा ये, सो 3/2 साइन 50 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश बाई 2 और ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर कितना आ जाएगा, साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3/4 साइन 50 डिग्री, यानी कि ये जो भी वैल्यू आया, चूंकि साइन 50 डिग्री का वैल्यू हमको पता नहीं है, जस्ट हमने उसको वैसा रख दिया है। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सो इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एम डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 3/4 साइन 50 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये आपका डेल्टा एम डैश की वैल्यू हो जाएगी। तो जस्ट हमने क्या किया, पहले साइन इनवर्स यहाँ पे लगा दिया, फिर उसके बाद से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन इनवर्स 3/4 साइन 50 डिग्री और 60 डिग्री को आप उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी आंसर आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब तक चूंकि आप ऐसे ही साइन 50 डिग्री का वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, इसलिए जो है हमने इसको वैसे ही रख दिया, ठीक है। प्रॉब्लम 9.7 क्या बोल रहा है कि ए डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड विथ ए ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 एंड द फोकल लेंथ शुड बी 20 सेंटीमीटर, देन find the radius of curvature of this double convex lens and it is also given that both radius of curvatures are same, that means r1 and r2 is equal to r। हमें फाइंड आउट करना है क्या, r की वैल्यू क्या होगी। तो ये कौन से फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे भाई, है बताओ। तो कौन सा फार्मूला होगा, ये हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला होगा। तो लेंस मेकर्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। What is this lens makers formula? 1/f is equal to mu minus 1/r1 minus 1/r2, ये हमारा होगा, ये लेंस मेकर्स फार्मूला है। चूंकि ये जो है ऑफ कोर्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये म्यू जी दिया हुआ है, ये आपका एयर के रिस्पेक्ट में ही है, तो इसको आप लिख सकते हैं वैक्यूम और एयर, जो कि ये आपका ए म्यू जी होगा यहाँ पे। अब गिवन क्या क्या चीजें हैं कि f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन में भी ये 1/20 ले सकते हो आप, ठीक है। याद रखना है कि ये सेंटीमीटर में है, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो म्यू माइनस 1, तो म्यू की वैल्यू 1.55 माइनस 1/r। तो इसके केस में एक जो होगा r1 इज इक्वल टू हमारा प्लस r और r2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस r के बराबर होगा। उसका रीजन एक्चुअली क्या है कि देखिए यहाँ पे ये सभी दोनों, ऑफ कोर्स ये हमने इसको r1 माना है, सो r1 इज इक्वल टू r, यहाँ पे r2 इज इक्वल टू r हमने माना है। तो r1 जो होगा वो आपका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, तो प्लस r हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस r हो जाएगा। तो 1/r माइनस 1/r दैट इज माइनस एंड माइनस प्लस, सो इट विल बी प्लस r, ये हो जाएगा हमारा। सो 1.55 दैट इज 0.55 और ये हो जाएगा आपका 2/r और ये होगा 1/20। सो r इज इक्वल टू 0.55 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 एंड दैट विल बी इक्वल टू इन सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, ये आएगा, इसको हम 5.5 लिख सकते हैं, यानी कि ये 0 यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद से 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा,
22 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा आपको वो आपको 22 सेंटीमीटर रखना होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। प्रॉब्लम 9.8 क्या है कि एक रे आ रही है जो कि पॉइंट P पे कन्वर्स कर रहा है। एक ऐसा रे दिया हुआ है कि जो कि पॉइंट P पे आपको कन्वर्स हो रहा है वो रे। उसके पाथ में अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो ये रे P पे कन्वर्ज ना होने के बजाय किसी दूसरे पॉइंट, लेट अस कंसीडर कि Q पे हमारा कन्वर्ज हो रहा है। तो हमें ये निकालना है कि इस Q का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, मतलब बेसिकली जो इमेज डिस्टेंस होगा वही फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। उसके बाद से सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि अगर ऑफ कोर्स यहां से आप डायरेक्ट यहां पे चले आए कि अगर कॉन्वेक्स के बदले आपने कॉन्केव रख दिया जिसका फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है, इसमें क्या होगा कि वो जो पॉइंट जो कन्वर्जेंस है वो कन्वर्जेंस जो पॉइंट होगा वो कहां पे शिफ्ट कर जाएगा। तो एक्चुअली कन्वर्जेंस पॉइंट जो होगा वो थोड़ा और आगे शिफ्ट कर जाएगा। अभी बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहां पे मान लेते हैं शिफ्ट कर गया, फिर उसके बाद से हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। दैट मींस यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस। तो देखिए है क्या चीज कि जब आपने जैसे कि ये रे हमारा यहाँ पे जाके कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पे आपने क्या किया, एक लेंस रख दिया और ये लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही मतलब इस ऑब्जेक्ट की तरफ आपका ये रे आ रही थी, लेकिन इसके अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी, लेकिन ये होने की वजह से ये क्या होगा कि ये थोड़ा सा पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा और बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा बेंड करेगा जहाँ पे आपका यहाँ पे कन्वर्ज हो गई, यहाँ पे ना होने के बजाय यहाँ पे। अब बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है एक्चुअली वो दिया हुआ है कि इट इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भी जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस डिस्टेंस, यही हमें निकालना है। और आपको पता है कि जब हम इसमें इसके पाथ में अगर आप एक कॉन्केव लेंस रख देते हैं तब क्या होता है, ये पहले हमारा यूं करके जा रहा था, अभी हमारा क्या होगा, अभी हमारा थोड़ा सा और डाइवर्ज करेगा क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, कहीं पे और जा करके डाइवर्ज करेगा। तो उस पे हमें डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो मेरे ख्याल से कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है कि कैसे करेंगे इसको, बड़ा आसान है। तो मान लेते हैं कि पहला वाला केस अगर आप बात करें, फर्स्ट केस में क्या होगा कि यूजिंग मान लेते हैं कि केस वन जो कि आप कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ एक्चुअली वो 20 सेंटीमीटर जो कि एक्चुअली प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा साइन कन्वेंशन में। फिर उसके बाद से ये आपका मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर है, सो OP दैट इज इक्वल टू U एंड U इज इक्वल टू आपका प्लस 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पॉइंट आपका ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में है, सो इट इज ए प्लस, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका क्या हुआ, प्लस 12 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज OQ, सो OQ इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यही आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग लेंस फार्मूला। तो यूजिंग लेंस फार्मूला क्या होगा भाई, तो लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज v, सो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, सो दैट इज v इज इक्वल टू uf/u प्लस f, ये हो जाएगा। नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन अगर यूज करके आप रख लें, u की वैल्यू आपका है 12, f की वैल्यू है आपका 20, दोनों पॉजिटिव है, और u की वैल्यू आपकी यहाँ पे 12 है और f की वैल्यू है आपका 20। कितना हो जाएगा ये, 12 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 32, राइट। सो कितना होगा 38, फिर उसके बाद से ठीक है, सो 15 डिवाइडेड बाई 7 आई मीन 2 सॉरी 15 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो ये जो होगा आपका 12 के ना बजाय यहाँ पे आपका कितना हुआ 7.5 सेंटीमीटर पे ये आपका कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट इन सेकेंड केस 2 में अगर आप बात करें, केस 2 में भी आपका यहाँ पे फोकल लेंथ, लेकिन इस केस में जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, वो आपका डाइवर्जिंग लेंस है, सो इट विल बी -16 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। और u अगेन दैट इज इक्वल टू प्लस व्हाट इज दिस, इट इज 12 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज v। तो अगेन यूजिंग लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर लें क्योंकि यही है, v इज इक्वल टू uf/u प्लस f। u की वैल्यू कितनी है इस बार 12, एक्चुअली u की तो वैल्यू सेम ही है, मल्टीप्लाइड बाई f की वैल्यू है -16 डिवाइडेड बाई 12 -16, कितना हो जाएगा ये
-12 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। सो पॉजिटिव वैल्यू आया, इसका मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे चला जाएगा वो। तो पहले जो है यहाँ से आपका 12 सेंटीमीटर था, तो ये जो है आपका कितने पे बनेगा, 48 सेंटीमीटर पे बनेगा, राइट। तो ये हमारा हो गया। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आप कर सकते। तो प्रॉब्लम 9.9 क्या है, ये बहुत सिंपल है। आपका ये उसी तरीके से अभी हम लोगों ने जो एक मिरर के केस में पढ़ा था उसी टाइप का है कि एक आपके पास कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस से आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा है जिसका हाइट 3 सेंटीमीटर है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो आपका 3 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर आपने मतलब जो है ऑब्जेक्ट को लेंस से दूरी पे रखा है, 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपने रखा है। तो और इसका जो फोकल लेंथ है वो है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर हमें फाइंड आउट करना है कि कैसा होगा। उसके बाद से हमें एक चीज और फाइंड आउट करना है कि अगर इसको थोड़ा और इधर हम ले करके जाएं, लेंस आई मीन ऑब्जेक्ट को इधर मूव कराएं, तो फिर जो इमेज होगा वो किधर मूव करेगा। तो यहाँ पे देखें कि अगर इसका जस्ट रे डायग्राम अगर हम बनाएं तो किस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पे जस्ट अगर हम रे डायग्राम बनाएं तो ये जो है हमारा एक्चुअली जो फोकल लेंथ है वो है आपका 21 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ये फोकस है और 14 सेंटीमीटर पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। फिर उसके बाद से यहाँ से रे जाएगी और ये आपका कुछ इधर डेविएट करेगा, इसको मैं पीछे मिलाऊंगा तो ये आपका फोकस से होकर के जाएगा। मान लेते हैं कि फोकस एक्चुअली ये पॉइंट है। फिर ऑप्टिकल सेंटर ये है, यहाँ से जो रे जाएगी वो आपका मान लेते हैं डेविएट नहीं कर रही है क्योंकि थिन लेंस है। फिर उसके बाद से ये दोनों रे जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे, पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पे कट कर रहा है। सो दिस इज द इमेज पोजीशन। तो ये जो इमेज बनेगा इसका, ये आपका इमेज होगा। इसका मतलब आप जो है जब रिजल्ट ले आने के बाद में इवन आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इनफैक्ट 14 सेंटीमीटर से कम आना चाहिए v की वैल्यू, यानी कि v की वैल्यू वो निगेटिव आएगी और लेस दैन 14 सेंटीमीटर, मतलब मॉड v जो होगा वो लेस दैन 14 सेंटीमीटर होगा। और इसका जो साइज होगा वो 3 सेंटीमीटर से छोटा होगा। देख सकते हैं आप कि इरेक्ट हो रहा है और ये आपका जो साइज है, साइज जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा हो रहा है। ओके, इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन क्या है, u इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर एंड f इज इक्वल टू -21 सेंटीमीटर। ये गिवन है, हमें v निकालना है। तो v के लिए लेंस फार्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो v इज इक्वल टू ये होगा आपका uf/u + f। जस्ट वैल्यू पुट करें, आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद से मैग्निफिकेशन पूछ रहे हैं, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h' दैट इज +v/u होता है यहाँ पे। तो मैग्निफिकेशन जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी, डेफिनेटली 1 से छोटी आएगी। जस्ट वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं। तो ये v की वैल्यू जब हम निकालेंगे, एक्चुअली v की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये वैल्यू इनफैक्ट लेस देन 14 सेंटीमीटर आती है इसके हिसाब से। देखिए इसीलिए मैं रे डायग्राम बना दिया, मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये जस्ट एक होमवर्क है, इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद से अगर देखें कि कैसे ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी, v की वैल्यू जब लेस देन u है, व्हेन v इज लेस देन u, सो v/u इज लेस देन 1 होगा कि नहीं, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है 1 से हमारी छोटी होगी। तो ये जो है हम आपका इस तरीके से कुछ इमेज बनेगा, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है, बोल रहा है कि अगर इसको हम फर्दर अवे फ्रॉम दिस लेंस अगर हम ले करके जाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, इमेज क्या होगा। तो देखिए यहाँ से ही आप अगर इसको करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाता हूँ आगे, तो क्या होगा, ये जो पैरेलल वाला है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले रे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ से आप अगर ले करके जाएं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा हमारा। तो जो कट कर रहा है वो आपका यहाँ पे, ठीक, यानी कि जो इमेज का साइज होगा, एक्चुअली वो इमेज का साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन शिफ्ट किधर हो रहा है, आपका फोकस की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट को आप दूर लेकर जाएंगे लेंस से, तो इमेज जो होगा वो आपका फोकस की तरफ मतलब जो है शिफ्ट होगा और वो मैक्सिमम फोकस तक चला जाएगा। आपको पता है कि ये इनफाइनाइट पे जाएगा तो फोकस पे तक हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम 9.10 क्या बोल रहा है कि आपके पास दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है, उसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स का है, कॉन्केव का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन में -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूछ रहा है कि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा, और ये दोनों इन कांटेक्ट में रखे गए तो इनके थिकनेस को आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है कि जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग होगा। मतलब बेसिकली नेचर पूछ रहा है कि कॉम्बिनेशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वेदर इट विल एक्ट लाइक ए
कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव, ठीक है, मतलब कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखें कि फोकल लेंथ दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस का f1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड f2 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। सो लेट अस कंसीडर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज बेसिकली f, सो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये होता है हमारा, ये होता है कि नहीं होता है। सो अब अगर मान लेते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, सो दैट मीन्स 1/f इज इक्वल टू 1/f1, f1 की वैल्यू है 30 और f2 की वैल्यू कितनी है 1/20, जो कि माइनस साइन के साथ हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 60, और इसको हम लिख सकते हैं 2 - 3, राइट। सो दैट इज इक्वल टू -1/60। सो ये हो गया 1/f, दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। यानी कि कॉम्बिनेशन जो होगा, कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा वो आपका 60 सेंटीमीटर होगा, और इसका और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा कि ये एक डाइवर्जिंग होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 60 सेंटीमीटर एंड नेचर जो होगा इसका वो क्या होगा, नेचर जो होगा वो आपका डाइवर्जिंग होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नेचर जो होगा वो डाइवर्जिंग और फोकल लेंथ आपका 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जो रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल था वो चीज़ देखा, और फिर उसके बाद से हम जो है नेक्स्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो पार्ट होगा, मतलब उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होगा वो चीज़ हम देखेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।